नमस्कार। आज मेरे डेस्क पर जो केस डोजियर है, सच कहूं तो वो कोई आम सड़क दुर्घटना की फाइल नहीं है। एक वकील होने के नाते मैंने अपने करियर में बहुत से केस देखे हैं, लेकिन ये मामला, ये इंसानी रिश्तों के सबसे काले, सबसे खौफनाक सच को उजागर करता है। पहली नजर में, या जैसे हम कोर्ट में कहते हैं प्राइमा फेसी, ये एक बिल्कुल साधारण सा एक्सीडेंट लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस केस की परतें हटाएंगे ना, एक ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश सामने आएगी जो रूह कंपा देने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के इन तथ्यों की कानूनी पड़ताल शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में पुलिस अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल यही था, क्या ये महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हिट एंड रन था या फिर एक प्री मेडिटेटेड, सोची समझी हत्या। देखिए, शुरू में सब कुछ एक रूटीन एक्सीडेंट जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की नजर ना कभी भी सिर्फ सतह पर नहीं रुकती। जो फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक साक्षी मिलने शुरू हुए, उन्होंने बहुत जल्द इस पूरी घटना का रुख एक खौफनाक षड्यंत्र की तरफ मोड़ दिया। तो आज के इस लीगल विश्लेषण में हम सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे। सबसे पहले उस दर्दनाक हादसे के फैक्ट्स देखेंगे, फिर हत्या के खौफनाक मकसद का खुलासा करेंगे, उसके बाद साजिश की पूरी टाइमलाइन, वो पहली नाकाम कोशिश, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और अंत में देखेंगे कि अब इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वो दर्दनाक हादसा। सबसे पहले 3 जुलाई को जयपुर के प्रताप नगर में हुई उस घटना के तथ्यों पर नजर डालते हैं। 100 फीट, जरा इमेजिन कीजिए इस इम्पैक्ट को। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस टक्कर की भयावहता है। 3 जुलाई की उस मनहूस शाम को पीड़िता नीरज शर्मा, जो पेशे से कोर्ट क्लर्क थी, अपने बेटे को कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़कर लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एसयूवी आती है और उन्हें इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि वो लगभग 100 फीट दूर जाकर गिरती हैं। जाहिर सी बात है, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना, इंसान झूठ बोल सकता है पर सबूत नहीं। पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चेन ऑफ कस्टडी से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए, तो चीजें मैच ही नहीं हो रही थी। मतलब जो एक तेज रफ्तार की लापरवाही लग रही थी, उसमें एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आने लगा था। फुटेज की इन विसंगतियों ने ये एकदम क्लियर कर दिया कि बॉस, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक टारगेटेड हिट था। और बस यहीं से इस पूरे केस की धारा 304A से पलटकर 302 यानी हत्या की तरफ मुड़ गई। अब आते हैं भाग 2 पर, खौफनाक मकसद का खुलासा। क्योंकि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में मोटिव एस्टैब्लिश करना सबसे अहम कड़ी होती है। आखिर क्यों? इस अपराध के पीछे प्रोसिक्यूशन 2 बड़े मोटिव मानकर चल रहा है। पहला है अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरी। पीड़िता के पति के निधन के बाद उन्हें ये लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली थी, और पुलिस का सीधा दावा है कि उनकी अपनी 24 साल की बेटी आयुषी खुद इस पोस्ट को हथियाना चाहती थी। सोचिए। और दूसरा मकसद, पारिवारिक संपत्ति। आयुषी ने कथित तौर पर अपने ही रिश्तेदारों को आगरा रोड और भरतपुर की 4 बीघा जमीन का लालच दिया, ताकि वो इस कत्ल में उसका साथ दे। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 7 लाख रुपए। बस एक जिंदगी की यही कीमत लगाई गई। ये वो रकम है जो इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए भाड़े के हत्यारों को दी गई थी। सिर्फ एक नौकरी और जमीन के लालच में अपनों ने ही मौत का सौदा कर लिया। ये फैक्ट्स जब सामने आते हैं तो सच में इंसानियत पर से भरोसा उठने लगता है। भाग 3, साजिश की टाइमलाइन। देखिए, ऐसे बड़े अपराध रातों रात नहीं होते, इनकी लंबी प्लानिंग होती है। इस केस की क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। करीब 1.5 साल पहले परिवार में पिता का निधन होता है। ठीक 1 साल पहले माँ को LDC की नौकरी मिलती है, और जाहिर तौर पे ये बात बेटी को रास नहीं आती। घटना से 1 महीने पहले पेशेवर हत्यारे बकायदा रेकी शुरू कर देते हैं। हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, और फाइनली 3 जुलाई को वो जानलेवा हमला होता है। ये क्रोनोलॉजी चीख चीख कर कह रही है कि ये एक स्पष्ट प्री मेडिटेटेड यानी पूर्व नियोजित अपराध है। अब देखिए इसे जमीन पर कैसे उतारा गया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस पूरे नेटवर्क को कथित तौर पर चलाने वाली एक 24 साल की LLB की छात्रा है, कानून की पढ़ाई करने वाली लड़की। सबसे पहले रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया। सबूतों को उलझाने के लिए महज 35,000 रुपए में हरियाणा नंबर की एक गाड़ी रेंट पर ली गई, और आखिर में उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी तरह से एक प्रोफेशनल सेटअप। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, हत्या की पहली नाकाम कोशिश।
ये वो फैक्ट है जो साबित करता है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ कोई क्राइम नहीं है। अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर गौर करें तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर उभरती है। पीड़िता को इस बात का पूरा एहसास था कि उनकी जान खतरे में है। उनके भाई ने उन्हें घर से बाहर निकलने को लेकर साफ चेतावनी दी थी, इसीलिए सुरक्षा के लिए घर में 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए थे। और तो और बेटी के वो अजीबोगरीब टोटके, नींबू, मिर्च, लाल रंग का इस्तेमाल, ये सब एक बहुत ही टॉक्सिक और परेशान करने वाली साइकोलॉजी को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, इस एक्सीडेंट से पहले भी उन पर एक जानलेवा हमला हो चुका था जिसमें वो बाल-बाल बची थी। आते हैं भाग 5 पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारियां। कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिर वो वहां तक पहुंच ही गए। जयपुर पुलिस का 8 जुलाई का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट पूरे केस को समराइज कर देता है। उन्होंने साफ कहा कि गिरफ्तार किए गए ये लड़के लगभग 1 महीने से इस रेकी में शामिल थे। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं, आरोपियों ने प्रॉपर रेकी की, टाइमिंग नोट की और फिर वार किया। लेकिन पुलिस के इंटेलिजेंस और फोरेंसिक टीम ने इस पूरे नेक्सस का बहुत ही शानदार तरीके से पर्दाफाश कर दिया। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त कुल 7 लोग हैं। मास्टरमाइंड मानी जा रही आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, हेमंत शर्मा, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा और रोहित जाटव, ये सभी फिलहाल कस्टडी में हैं। हालांकि एक आरोपी बलराम उर्फ रवि अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं था, ये पूरी एक संगठित गैंग थी। अब यहाँ एक लॉयर होने के नाते मुझे जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो है मुख्य आरोपी आयुषी का बिहेवियर। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो खुद लॉ की स्टूडेंट है और उसने अपनी इसी कानूनी जानकारी का इस्तेमाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किया। अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की और पूछताछ के दौरान एकदम चुप्पी साध ली। वो बहुत अच्छे से जानती है कि राइट टू रिमेन साइलेंट क्या होता है और पुलिस कस्टडी में दिए गए बयानों की कोर्ट में क्या वैल्यू होती है। ये कोई घबराहट वाली चुप्पी नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी लीगल स्ट्रेटेजी है। और अंत में भाग 6, कानूनी प्रक्रिया या लीगल आफ्टरमैथ। पुलिस ने अपना काम कर दिया, अब असली लड़ाई कोर्ट रूम में लड़ी जाएगी। देखिए, हम चाहे जितने भी फैक्ट्स डिस्कस कर लें, लेकिन हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बेसिक रूल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। पुलिस की चार्जशीट, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, ये सब कितने भी पुख्ता क्यों ना लगे, ये तब तक केवल आरोप हैं जब तक कि प्रोसिक्यूशन इन्हें कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर देता। असली फैसला अब अदालत के उस कटघरे में होगा और डिफेंस भी निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगाएगा। तो इस केस डोजियर को बंद करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल घूम रहा है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी इसलिए दी जाती है ना, ताकि एक पिता के जाने के बाद उसका परिवार सुरक्षित रह सके। लेकिन जब सरकार की वही कल्याणकारी योजना परिवार को ही खत्म करने का, अपनों के ही खून का मोटिव बन जाए, तो क्या सिस्टम को ऐसे नियमों में किसी बदलाव या सुरक्षा की जरूरत नहीं है? ये केस तो शायद सालों कोर्ट में चलेगा, लेकिन ये सवाल हमारे सामने आज ही खड़ा है। खैर, आज के इस लीगल विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फाइल और कुछ नए तथ्यों के साथ।